दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहे थे। एक गरीब ऑटो वाला रोज की तरह अपने घर लौट रहा था। तभी एक चौराहे पर उसे एक लड़की मिलती है जो बहुत खूबसूरत थी और उसने कीमती कपड़े पहन रखे थे। दिखने में अमीर घर की लग रही थी, लेकिन वो पूरी तरीके से नशे में धुत थी। वो उसे हाथ देती है और इसके बाद वो लड़का ऑटो रोक लेता है। तो वो लड़की ऑटो में बैठ जाती है और उसे एक एड्रेस बता देती है। इसके बाद जो वो लड़का होता है वो उस ऑटो को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां का एड्रेस उस लड़की ने उसे बताया था। यहाँ पर आने के बाद जो ऑटो है वो अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है कि मैडम, आपकी जगह आ गई है और आप उतर जाइए ऑटो से। इसके बाद वो लड़की ऑटो से उतरती है, लेकिन उतरने के बाद एकदम से वो लड़खड़ाने लगती है और देखने में ऐसा लगता है कि ये ऊपर तक नहीं जा पाएगी। तो इसके बाद जो ऑटो वाला होता है वो सहानुभूति दिखाते हुए उसको सहारा देते हुए उसके फ्लैट तक ले जाता है। लेकिन यहाँ पर जब वो उसे छोड़कर वापस आने वाला होता है तो उसी समय लड़की उसे पकड़ लेती है, कमरे के अंदर खींच लेती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे उस ऑटो वाले की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। कौन था वो ऑटो वाला और क्या किया था उस अमीर लड़की ने, इस कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। उस गांव के अंदर एक अमित नाम का लड़का रहा करता है। अमित ने 12वीं क्लास पास तो कर ली थी, लेकिन उसके नंबर बहुत कम आए थे और इसके बाद वो अपने घर वालों से पढ़ाई लिखाई करने से मना करने लगता है। उसके माता पिता कहते हैं, बेटा ऐसा मत कर, वरना तुम्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, हमारी तरह ही तुमको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अमित उनकी एक भी बात नहीं मानता है और कहता है कि माँ बाबूजी, आप जो भी कह लो, मुझे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती है और मैं अब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तो जो उनके माता पिता होते हैं वो सोचने लगते हैं कि ठीक है, अगर ये पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता है तो इसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जब इसके ऊपर परिवार का प्रेशर आएगा तो उसके बाद इसे पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू होती है। यही सोचकर जो उसके माता पिता होते हैं वो उसके लिए इधर उधर लड़की देखने लगते हैं और उसको अविका नाम की एक लड़की मिल जाती है और अविका से यहाँ पर परिवार वाले अमित की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद जो अमित होता है वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर यानी कि घर पर ही रहने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। और समय के साथ साथ जब अमित कोई काम धंधा नहीं करता है तो उसके बाद घर के अंदर कलह का माहौल होने लगता है। पिताजी बार बार कहा करते हैं कि कुछ काम धंधा कर ले, कुछ पैसे कमा ले, इस तरीके से समय व्यतीत नहीं होगा। तो अमित अपने माता पिता से उल्टा लड़ाई झगड़ा करने लगता है। कहता है कि तुम लोगों ने शादी की है, मैंने कहाँ तुमसे ज़बरदस्ती कहा था, और मैं तो वैसे ही ठीक था। लेकिन यहाँ पर उनके माता पिता जब बार बार उसे टॉर्चर करते हैं तो ये टॉर्चर अमित से बर्दाश्त नहीं होता है और उसके बाद वो दिल्ली जाने का फैसला करता है। दरअसल दिल्ली में उसका एक दोस्त जो कि ऑटो चलाया करता था, तो अमित भी यही सोचता है कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली जाकर अपने दोस्त से मिलूंगा और ऑटो चलाकर मेरा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा सोचकर अमित अपने माता पिता से कहता है कि ठीक है बाबूजी, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाऊँगा। यह बात सुनकर उनके माता पिता आराम से कह देते हैं कि ठीक है बेटा, खूब शौक से जा और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल अमित चाह रहा था कि माता पिता के सामने जब मैं पत्नी का नाम लूँगा तो वो लोग मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो इस बात के लिए हामी भर दी थी। इसके बाद अमित अपने पिता से कुछ पैसे लेता है और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से सीधा दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में जाकर एक किराए का कमरा लेता है। किराए का कमरा लेने के बाद यहाँ पर जो अमित होता है वो अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑटो चलाना सीखता है। लगभग 10 से 15 दिन में वो पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाता है और उसके बाद ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अमित अच्छी तरीके से कमाना सीख गया था और वो अपने परिवार की हर छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा भी किया करता है। अमित को ऑटो चलाते हुए लगभग 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों के अंदर उसको एक लड़का भी हो गया था, जिसको पाकर वह बड़ा ही खुश होता है
और अब तो बार बार उसके माता पिता भी उससे मिलने के लिए आया करते हैं और अमित भी अच्छी तरीके से अपने माता पिता से बातचीत करता है, उनका स्वागत सत्कार करता है। लेकिन तभी अचानक से अमित के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अमित अपने परिवार पर ध्यान देना बिल्कुल से बंद कर देता है। पहले तो वो रोज शाम को अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद से अमित काफी ज्यादा परेशान रहा करता है और ना ही बच्चे के लिए कुछ लाया करता है। धीरे धीरे घर के अंदर जो सामान होता है खाने पीने का वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब इस बात से अविका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अमित से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कहाँ जा रही है तुम्हारी कमाई। अब इस बात को सुनकर अमित कहता है कि अभी कमाई थोड़ी कम है, जिस दिन ठीक ठाक हो जाएगी तो मैं उसके बाद अच्छी तरीके से घर का पूरा सामान ले आऊँगा, फिलहाल तुम परेशान न हो, इसी में एडजस्ट करो। अब अविका इसी चीज़ को एडजस्ट करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके जो अमित होता है वो बिल्कुल भी घर पर एक भी रुपया नहीं देता है और उसके बाद अविका काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर एक दिन अमित से लड़ाई कर देती है। दोस्तों कहती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम्हें घर में कुछ ना कुछ देना होगा। अमित यहाँ पर उससे कहने लगता है कि देखो अभी काम नहीं चल रहा है और तुम मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मैं वैसे ही धंधे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन अविका उसकी एक बात नहीं सुनती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। अमित जब अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो उसके बाद वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। तो इसके बाद जो अविका होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और अमित अपनी पत्नी की पिटाई लगाकर यहाँ से चला जाता है। अब अविका को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और वो सीधे अमित के माता पिता और अपने माता पिता के पास फ़ोन कर देती है। अमित के माता पिता भी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, हम लोग कल ही वहाँ पर आ रहे हैं और कल आकर देखते हैं कि क्या होता है। और जो अविका के माता पिता होते हैं वो भी इसी बात को उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, हम लोग कल आ रहे हैं और कल आकर देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद अविका फ़िलहाल तो अपने घर में आराम करती है अपने बच्चे के साथ और दूसरे दिन सुबह सुबह उसके माता पिता और साथ में अमित के माता पिता घर पर आ जाते हैं। और जब अमित ऑटो लेकर देर रात के समय घर आता है तो जैसे ही अमित ने अपने माता पिता और अपने ससुराल वालों को यहाँ पर देखता है तो बड़ा हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि माँ बाबूजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप सभी लोगों को किसने बुलाया है। तो जो अमित के माता पिता होते हैं वो तो शांत स्वभाव में कहने लगते हैं कि बेटा अंदर चलो बात करते हैं, लेकिन वहीं पर जो अविका के माता पिता होते हैं वो वहीं पर उसे धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने समझ क्या रखा है, ये हमारी बेटी है और हमने इससे तुम्हारी शादी की है, ये नहीं कि तुम्हें इसे बेच दिया है। और तुमने समझ क्या रखा है, तुमने हाथ कैसे उठाया। अब इस बात को सुनकर अमित अपने ससुराल वालों को समझाने लगता है और कहता है कि अंदर चलिए, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं वो एक नहीं सुनते हैं और बाहर से ही खरी खोटी उसे सुनाने लगते हैं। अमित काफ़ी देर तक इन बातों को बर्दाश्त करता है, सहन करता है। उसके बाद वो भी अपने ससुराल वालों को धमकी देता है और कहने लगता है कि अब मेरा काम कम चल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है, कुछ दिन एडजस्ट कर लेगी तो इसमें क्या है, ये भी मेरे पीछे ऐसी लगी रहती है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहकर अमित वापस से जाने लगता है। अमित के माता पिता उसे रोकते हैं, कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है, लेकिन वो उनकी भी एक नहीं सुनता है और ऑटो को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। कहता है कि आप आराम से बैठो, आराम करो, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ऐसा कहकर अमित जब वहाँ से चला गया था, लेकिन उसके बाद सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और घर पर जाकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान जब दोनों पक्ष आराम से बात करते हैं तो उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत अमित के साथ हुआ है जिस वजह से ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पर जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो अमित के माता पिता से कहने लगते हैं कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, अगर यह इस तरह से मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा तो बहुत ही गलत होगा। वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अविका के जो माता पिता होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अविका होती है वो चुप्पी साध लेती है। इसके बाद अविका के माता पिता जो होते हैं अपनी बेटी को लेकर सीधा यहाँ के थाने पहुँच जाते हैं और थाने में जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि इसके पति ने इस पर हाथ उठाया है और बहुत बेरहमी से इसे पीटा है।
अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो उसके बाद अविका से पूछने लगते हैं कि क्या किया करता है तुम्हारा पति। तो अविका पूरी बात बता देती है। कहती है कि वो तो ऑटो चलाया करते हैं और फिलहाल इस तरीके का उसने किया है, क्योंकि शादी को फिलहाल 5 साल हो गए हैं और अब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से वो मुझ पर हाथ उठाए। लेकिन अभी अचानक से पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करते हैं और घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते हैं। जब मैं पूछती हूँ तो मुझसे लड़ाई कर दिया करते हैं और इसी के चलते जब एक दिन मैं घर के सामान के लिए कहती हूँ तो उसके बाद वो मुझ पर हाथ उठा देते हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं इस मामले को समझते हैं और समझने के बाद उन्हें लगने लगता है कि मामला इतना सा नहीं है, मामले में कुछ ना कुछ और गड़बड़ है। क्योंकि उन्होंने पूछ लिया था कि क्या वो नशा किया करता है, तो वो कहती है कि नहीं, कोई नशा नहीं किया करते हैं और वो तो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ना जाने उसे क्या हो गया है। तो इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो अमित को पकड़कर थाने ले आते हैं, जहाँ पर उसके ससुर और साथ में उसकी पत्नी बैठी हुई है। और जब वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उसे मिलते हैं तो अमित एकदम से गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन पुलिस वालों के सामने कुछ नहीं कह पाता है। पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठाया था। तो अमित कहता है कि साहब वो हमारे घर का मामला है, लेकिन इसने अगर इस मामले को पुलिस स्टेशन तक ले आई है तो इसको ये भुगतना पड़ेगा और मैं अब बिल्कुल भी अब इसे अपने साथ नहीं रख सकता। जब पुलिस वाले पहले तो अमित को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमित उनके सामने आग बबूला हो जाता है, तो पुलिस वाले उसे अंदर लॉकअप में डालकर अच्छी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं। तो उसके बाद जो अमित होता है वो एकदम से पुलिस वालों के सामने टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरअसल मैं ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, अगर अपने घर वालों को बताऊँ तो वो लोग भी मुझे ही गलत ठहराएंगे और मैं अपनी पत्नी को बताता हूँ तो ये भी मुझे ही गलत ठहराएगी। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या मुसीबत है और क्या परेशानी है। तो अमित कहता है कि साहब आज से लगभग 1 महीने पहले की बात है, मैं एक दिन रात के समय 11 बजे अपने बच्चे के लिए कुछ सामान लेकर ऑटो से घर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में मुझे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मिलती है जिसने काफ़ी ज़्यादा नशा कर रखा था और नशे के कारण वो पूरी तरीके से झूम रही थी। उसके बाद वो मुझे हाथ देती है, मैंने ऑटो रोका तो उसके बाद वो लड़की मेरे ऑटो में बैठ जाती है और मुझे एक सोसाइटी का नाम देती है और कहती है कि वहाँ पर मुझे ले चलो। इसके बाद मैं ऑटो चलाते हुए जब मैं शीशे के अंदर से उस लड़की को देखता हूँ तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसने नशा कर रखा था। तो इस बात को देखकर मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ कि देखो कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसके बाद भी नशे की बुरी आदत है। ऐसा सोचते हुए और उसकी तरफ देखते हुए मैं ऑटो को लेकर उस सोसाइटी में पहुंच जाता हूं जहां के लिए उसने लड़की ने कहा था। और वहां पर जाने के बाद जब मैं उसे उस ऑटो से उतारता हूं तो उसके बाद वो लड़की जो होती है वो चल नहीं पा रही थी। इसके बाद मैं इंसानियत के नाते उसे सहारा देता हूं और सहारा देकर उसे ऊपर 205 नंबर फ्लैट ले जाता हूं। ऊपर जाकर फ्लैट के सामने छोड़कर कहता हूं कि मैडम मेरा किराया दे दो, अब मुझे जाना है। लेकिन वो मैडम जैसे अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलती है तो उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे फ्लैट के अंदर ले जाती है और कहती है कि अंदर किराया दूंगी तुम्हें। ऐसा कहकर वो मुझे फ्लैट के अंदर ले गई थी और उसके बाद उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब फ्लैट के अंदर काफ़ी सारी महंगी महंगी चीज़ें थीं जिन्हें देखकर मैं पूरी तरीके से चकाचौंध हो गया था। और उसके बाद वो जो मैडम होती हैं वो मुझे शराब का एक गिलास थमाती हैं और उसके बाद जब मैं उस गिलास को लेने से मना करता हूँ तो वो खुद अपने हाथों से पकड़कर मुझे उस शराब के गिलास से शराब पिला देती है। ऐसा करने के बाद 2-3 गिलास शराब मुझे पिला देती है और उसके बाद मुझे थोड़ा सा नशा हो जाता है। यहाँ पर नशा होने के बाद वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से वो एक वीडियो भी बना लेती है। और जब सुबह मुझे अच्छी तरीके से होश आता है तो उसके बाद मैं अपनी वीडियो को देखकर पूरी तरीके से शर्मिंदा होता हूँ। लेकिन वो महिला पूरी तरीके से होश में थी और वो वीडियो को दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए तो इसके बाद मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी और तुम्हारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। इसके बाद वो सिलसिला रोज़ का होने लगा और वो बार बार मुझे बुलाकर मुझसे पैसे भी लिया करती और मेरा शोषण भी किया करती। यहाँ पर जब पुलिस वाले इस कहानी को सुनते हैं तो उन्हें पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं होता है,
लेकिन जब अमित रो रो कर इस बात को बताता है और कहता है कि साहब जाकर आप देख लो, वही उसका फ्लैट है और वहाँ पर उसके साथ एक और महिला भी आया करती है जिसकी उम्र उससे लगभग 10 साल बड़ी होगी, लेकिन वो भी मेरे साथ गलत काम किया करती है। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं उस जगह पर जाते हैं एक महिला पुलिस के साथ और वहाँ पर जाते ही उन्हें वही लड़की मिल जाती है। लड़की का नाम होता है सोनिया। सोनिया को जैसे ही महिला पुलिस उसे पकड़ती है तो सोनिया कहती है कि देखो, मैं रेपुटेटिव फैमिली से हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने लेकर आते हैं और जैसे ही वो यहाँ पर अमित को देखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले उसे एक कमरे में बिठाते हैं और बैठाने के बाद जो महिला पुलिस होती है वो अच्छी तरीके से उसे इंट्रोगेट करती है। जब उसे अच्छी तरीके से इंट्रोगेट किया जाता है तो यहाँ पर जो सोनिया होती है वो तोते की तरह सारी सच्चाई बयां करने लगती है। कहती है कि साहब गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बात को ज़्यादा इधर उधर मत फैलाइए क्योंकि मेरे परिवार को अगर ये बात पता चल जाएगी तो बहुत ही गलत हो जाएगा। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि ये बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया और क्या कारण था इन सब चीज़ों का करने का। जब तुम इतनी रेपुटेटिव फैमिली से हो तो तुम्हारे पास पैसा भी होगा और उन पैसों को छोड़कर गरीब आदमी को इस तरीके से परेशान क्यों किया करती हो। इसके बाद सोनिया बताने लगती है, कहती है कि दरअसल जिस दिन मुझे अमित मिला था उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया था और ब्रेकअप के कारण मैंने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। शराब पीने के बाद जब मैं पब से बाहर निकलती हूँ तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी गाड़ी को चला पाऊँगी और इसी वजह से मैं ऑटो को हाथ देती हूँ। ऑटो में बैठने के बाद जब ये मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ता है तो उसके बाद मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और इसे घर के अंदर ले जाकर इसके साथ वो सब कुछ कर देती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैं इसके साथ वो सब कुछ कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं इसका एक वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि ये किसी को बता न सके। और जब दूसरे दिन इसे सुबह सुबह होश आता है तो उसको मैं इस वीडियो को दिखाती हूँ जिससे वो पूरी तरीके से डर जाता है और इस डर का फ़ायदा उठाते हुए मैं उससे कहने लगती हूँ कि तुझे ना कुछ पैसे देने होंगे और इसके बाद ही मैं इस वीडियो को चुपचाप रखूँगी, किसी को दिखाऊँगी नहीं। तो इसके बाद ये मुझे फ़ौरन से पैसे दे देता है और अब मुझे लगने लगता है कि ये तो अच्छा काम है। और उसके बाद मैं इसी तरीके से ऑटो वालों को बुलाकर उनसे इस तरीके का फ़ायदा उठाया करती हूँ वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं और इन्हें डर लगता है अपनी इज्जत बेइज्जती का। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनको पूरा खेल समझ में आ जाता है और जब वो पूछने लगते हैं कि वो दूसरी महिला कौन थी जिसके बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पर सोनिया बताने लगती है कि उसी क्लब के अंदर जिस क्लब में मैं शराब पीने के लिए जाया करती हूँ वहीं पर मुझे वो मिली थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी एंट्री नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने उसे पैसे दे दिए और उसकी एंट्री करवा दी। उसका नाम होता है बबली। बबली को जब मैं एंट्री करवा देती हूँ तो उसके और मेरे बीच में अच्छी सी दोस्ती हो जाती है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती हूँ। हमने कई ऑटो वालों को ऐसा ही फंसाया है और हर महीने हमारे पास काफ़ी पैसे आ जाया करते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले जब पूरे मामले को समझ पाते हैं तो उसके बाद बबली को उठाया जाता है और उन दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। जब ये बात अविका और अविका के घर वालों को पता चलती है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि किस वजह से अमित का व्यवहार इतना बदल गया। उसके बाद जब अमित को छोड़ा जाता है और वो अपनी पत्नी अविका का सामना करता है तो उसके बाद हाथ जोड़कर उसके सामने माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि अविका मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बहक गया था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत गलती तो इसमें मेरी भी थी, लेकिन अविका कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। दरअसल तुम्हारी गलती तो केवल इतनी है कि तुम्हारे साथ जब भी कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारी जीवन साथी हूँ। तुमने क्या समझा कि ऐसी गलतियों को सुनकर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। यहाँ पर अमित इस बात को सुनकर एकदम से निश्चिंत हो जाता है और उसके बाद अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे भी माफ़ी मांगता है जो अपशब्द उसने उनसे कहे थे। और उसके बाद यहाँ पर अब तक अमित के माता पिता भी आ गए थे, उनको भी पूरे मामले के बारे में पता चल गया था। तो अमित के माता पिता कहते हैं कि बेटा ऐसी कोई छोटी मोटी बात अगर हो जाए
तो उसको सभी को बताना चाहिए, ना कि इस तरीके से चुपचाप रहना चाहिए। तो अमित कहता है कि माँ बाबूजी, उसने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी थी और अगर ये वीडियो वायरल होते होते गांव तक पहुंच जाता तो गांव में चारों तरफ हमारी क्या इज्जत रह जाती। इसी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। आगे से ऐसी कुछ भी गलती नहीं होगी और मैं आगे से सतर्क रहूंगा। इसके बाद आज तक भी अमित अपनी पत्नी अविका के साथ और अपने बच्चे के साथ दिल्ली के अंदर ऑटो चलाया करता है, लेकिन उसके बाद से उसको कोई भी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।